हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए घटना चक्र और यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर रहे हैं। इससे पहले काफ़ी चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आपके लिए प्लेलिस्ट सेपरेट बनाई गई है। यहाँ पर हम लोग जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो था, इन देशों में से कौन सा देश G8 समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है ये 1970 के आसपास हुई थी। ठीक है, पहले ये G6 बना था, उसके बाद इसमें कनाडा ज्वाइन करता है 1976 में और फाइनली 1997 में इसमें रशिया भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो G7 बनता है, फिर G8 बनता है और अभी फिर से G7 बन जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें? विकसित गैर समाजवादी देश हैं। ठीक है, तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सभी इसका पार्ट हैं, जैसे कि आपका अमेरिका, कनाडा। तो अमेरिका और कनाडा एक साथ याद कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इसके साथ ही इटली और सबसे आखिर में याद करिए जापान। ठीक है, तो जापान थोड़ा, अगर आप लोग वर्ल्ड मैप समझ पा रहे हैं तो अमेरिका, कनाडा एक साथ हो गया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एक साथ हो गया, इटली भी थोड़ा नीचे है लेकिन उसी के आसपास ही है, पर जापान जो है वो काफ़ी दूर हो गया, एशिया को पार करके उधर की तरफ जापान हो गया। तो इस तरह से ये सभी देश क्या हैं, मिलके बनते हैं G7। ठीक है, तो यहाँ पे 1997 में रशिया शामिल हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसकी जो सदस्यता है उसको निलंबित कर दिया गया है और अब ये फिर से ये G7 ही बन चुका है। आसियान समिट के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे आसियान का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है आसियान का मतलब। ठीक है, आसियान, ठीक है, साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो ये होता है आसियान, यही फुल फॉर्म पूछा हुआ था इसमें 11 कंट्री हैं। ठीक है, 11 कंट्रीज़ आती हैं इसमें, आसियान में 11 कंट्रीज़। नाम से समझ में आ रहा है साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन है, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी वो एशिया के, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो और साउथ ईस्ट हो गया, इधर की तरफ की सारी कंट्रीज़ जो है वो हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री है? सबसे पहले तो 11 कंट्री है, नाम याद कर लीजिए। अब यहाँ पे एशिया का मैप अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आता है ब्रुनई। ठीक है, ब्रुनई के बाद कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, ठीक है, मलेशिया, ये सभी आसपास की ही कंट्रीज़ हैं। फिलीपींस, साथ ही सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है क्या जापान आसियान कंट्री का पार्ट है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सारी कंट्रीज़ हैं और जापान जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसका पार्ट है पहले। ठीक है, तब आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ये नहीं है। इसके अलावा अभी कितनी कंट्रीज़ हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हुई। एक और याद कर लीजिए, जो लेटेस्ट मेंबर है वो है तिमोर लिस्ते। अब ये हो गई 11 कंट्रीज़। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये आसियान कंट्री का हिस्सा हैं। इसके फॉर्मेशन कब हुआ था तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1967 में हुआ था, 8 अगस्त 1967 में। मतलब ये काफ़ी पुरानी एक अर्थव्यवस्था है, काफ़ी पुराना एक एसोसिएशन है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर ये भी इम्पॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो यही सब इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे जो एसोसिएशन है, जितनी भी एसोसिएशन, उनके बारे में यही सब पूछा जाता है। फुल फॉर्म क्या है, कितनी कंट्रीज़ उसका हिस्सा हैं, कब बनी है, कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो बताइए। ठीक है, तो ये सभी बातें जो हैं वो आसियान के बारे में हो गई।
यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी, वर्ल्ड मैपिंग अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जल्दी ही वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ आपके लिए आने वाली है। उसमें सभी कंट्रीज़ के लोकेशन आपको पता चल जाएंगे और किस कंट्री की क्या विशेषता है, कौन सी नदी पास होती है वहाँ से, या फिर कौन सा माउंटेन पाया जाता है, पठार पाया जाता है। तो अगर इस तरह की सीरीज़ जो है हम लोग तो प्लान कर रहे हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस तरह की सीरीज़ की ज़रूरत है, तो हम जल्द ही आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय विकास फोरम, IDF पहले जाना जाता था, ठीक है। तो भारतीय विकास फोरम पहले हुआ करता था भारत सहायता क्लब, ठीक है, भारत सहायता क्लब। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिहार में जब से झारखंड अलग हुआ है तो यहाँ पे खनिज स्रोत जो हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है। ज़्यादातर खनिज का जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर झारखंड वाले एरिया में हैं। तो यहाँ पे अभी बिहार की बात की जाए तो उद्योग और प्राकृतिक संसाधन तो हटा दीजिए, खनिज संपदा भी हट गई है, तो कृषि प्रधान एक एरिया बन गया है अब ये, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है। तो 2008 का प्रश्न है, 7 के धनी व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे वॉरेन बफेट हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी करेंटली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो रिचेस्ट पर्सन है फोर्ब्स मैगजीन के वो चेंज हो गए हैं। तो करंट की जब हम लोग मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फोर्ब्स के रिचेस्ट मैन के बारे में जानेंगे। अभी वॉरेन बफेट नहीं रह गए हैं, मतलब इस लिस्ट में। वॉरेन बफेट की बात की जाए तो ये शेयर मार्केट का काम किया करते थे, काफ़ी धनी व्यक्ति हुआ करते थे उस समय के, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ष 2006-07 में बिहार की विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। तो यहाँ पे ये भी 2008 का प्रश्न है, पूछ रहा है कि इसका जो व्यय है, जो डेवलपमेंट पे खर्चा किया गया है वो कितना प्रतिशत है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बजट का प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। अभी ये तो प्रश्न एकदम से अभी समझ में नहीं आएगा आपको क्योंकि 2008 का प्रश्न है और अभी हम लोग आंकड़ा लेते हैं 2011 की जनसंख्या का और करंटली चल रहा है 2025, ठीक है। तो जनसंख्या के मामले में, इसकी जनगणना के रिपोर्ट के मामले में भारत जो है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड टाइप है। तो यहाँ पे जनगणना जो है वो काफ़ी पुरानी है, अभी चर्चा में है कि 2026 या 27 में एक जनगणना होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत की जनसंख्या तब जितनी भी रही हो, अभी तो 143 लगभग 8 करोड़ माना जाता है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या आपने सुना होगा, उससे भी थोड़ा बढ़ा लीजिए। और अभी भी मैं आपसे कहूँगी कि ये 2023 की बात है, 25 में जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी आंकड़े जो हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम 2011 का जनसंख्या जो है जो भी एनालिटिक्स है 2011 के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा उसके लिए आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ के लगभग है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या इतनी है, महिलाओं की इतनी है। तो पुरुषों की ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। भारत की जनसंख्या घनत्व जो है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में इतने व्यक्ति पाए जाते हैं यहाँ पे। वहीं अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। तो 1000 अगर पुरुष हैं तो 943 क्या हैं, महिलाएं हैं। तो इस तरह से ये भी आंकड़े जो है इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी हम लोग 2011 के ही आंकड़ों के साथ डील कर रहे हैं, उन पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सभी भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी करंट 2011 वाला ही हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझिए, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कि आपका स्टेट जो है छोटा है पर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रति स्क्वायर वर्ग में कितने लोग रहते हैं ये आपका जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय एरिया,
ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे 2011 के अनुसार इन सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो बिहार जो है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है इन सभी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो केरल की बात की जाए तो 860 है, हरियाणा की बात की जाए कम है 573 है, बिहार में सबसे ज़्यादा है 1106 है, और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 829 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो बिहार की जो जनसंख्या है वो है तीसरे नंबर पे ये आता है बड़ी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है, नेक्स्ट महाराष्ट्र की है, फिर आता है बिहार और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद कौन है, तो महाराष्ट्र है, और उसके बाद है बिहार। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है, जानने की ज़रूरत नहीं है, 2001 का प्रश्न है, मतलब 2001 की जनगणना का प्रश्न है। 2011 के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, तो 2011 के अनुसार लगभग 8.6% जनसंख्या जो है वो बिहार में निवास करती है। ठीक है, तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 100% अगर मान रहे हैं तो बिहार में 8.6% लोग जो हैं वो बिहार के हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये भी आंकड़े पुराने हैं, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करंटली जनसंख्या देख लेते हैं, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है बिहार। ठीक है, और इसकी जो जनसंख्या है वो है लगभग ये, तो लगभग 10 करोड़ के लगभग है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉपुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इन सभी में शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर क्या होती है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, इसको हम लोग इन्फेंट डेथ रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो 1 वर्ष का होता है, ठीक है, तो 1 वर्ष से जब वो 0 का है, मतलब जिस वक्त पैदा हुआ, और 1 वर्ष से पहले, इनमें से क्या होता है कि यदि इसके बीच में बच्चा यदि मर जाता है तो उसको शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की जो संख्या का अनुपात होता है उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो आंकड़े लिए जाते हैं प्रति 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने पहले बर्थडे से पहले ही उनकी डेथ हो जा रही है, तो ये कहलाएगा हमारा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो इसके आंकड़े या अनुपात जो है वो लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा लिया जाता है। और जो पुराने आंकड़े हैं 2021 के आंकड़े, उसके अनुसार जो नवजात शिशु दर है वो मध्य प्रदेश में है 46%, उत्तर प्रदेश में है 41%, असम और छत्तीसगढ़ में 40% है। बिहार में जो मृत्यु दर थी वो थी 29%। ठीक है, तो अगर हम बात करें करंट की बारे में, तो इंडिया का जो इन्फेंट डेथ रेशियो है, अभी यूनिसेफ ने इसकी तारीफ़ की थी कि ये काफ़ी कम भी हो गया है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट जारी की गई थी यूनिसेफ के द्वारा, इसमें ये हो गया है 28 प्रति 1000। तो 1000 बच्चों में से मात्र 28 बच्चे ही ऐसे हैं जो अपना पहले बर्थडे से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ये आंकड़े जो हैं काफ़ी सुधार हो गए हैं इसमें पहले की तुलना में, और अब ये करंट आंकड़े हैं। नेक्स्ट है भारत में साक्षरता दर की वृद्धि। तो यहाँ पे साक्षरता दर जो है वो 10 वर्षों में ली जाती है, 10 वर्षों में, 10 सालों के लिए ली जाती है। यानी कि जो करंट डेटा अभी हम लोग देखेंगे वो देखेंगे 2001 से लेकर 2011 तक का। ठीक है, तो 2001 से 11 तक साक्षरता दर में जो वृद्धि है वो लगभग 8.15% हुई है। तो लगभग 8% की वृद्धि जो है वो देखने को मिली है 2001 से 2011 के बीच में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में महिला साक्षरता दर लगभग
0.6%। ठीक है, ये सभी ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो लगभग 80% है, महिलाओं की 64.6% है। अभी याद रखिएगा, हम लोग अगर 65 लेके चलते तब भी डेटा सही नहीं रहता। ठीक है, तो याद रखें एग्जैक्ट 64.6 याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर 2011 के आंकड़ों की बात की जाए, मतलब बाद में फिर से एक बार आंकड़ा लिया गया, तो इसमें जो साक्षरता दर निकली वो लगभग 65% निकली। ठीक है, तो उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका जो सही विकल्प है वो सी माना है, 65.5%। ठीक है, तो ये डेटा आप लोग याद कर सकते हैं। पर आयोग की बात है, अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पहले उन्होंने आंसर की में क्या दिया, बाद में उसको बदल दिया। अगर कभी बाद में ना बदला जाए तो फिर क्या होगा, तो हमें एग्जैक्ट डेटा तो पता ही होना चाहिए, 64.6%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो है इन सभी कार्यों के लिए 5 वर्ष थी, 5 वर्ष। तो यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। तो राष्ट्रीय जो हमारी जनसंख्या रजिस्टर है, इसके तहत ये सभी कार्य जो है किए गए थे और मिनिमम 5 वर्ष की आयु जो है निर्धारित की गई थी। जनगणना में फ़ोटो लेना है, उंगली का निशान लेना है और आँख की पुतली का प्रतिचित्रण भी लेना है, एक इमेज लेनी है। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो श्रम शक्ति होती है, इसमें इनके कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पे 65% लोगों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सोर्सों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है, यानी कि तापीय ऊर्जा से होती है। तापीय ऊर्जा से हमें सबसे ज़्यादा बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, हालांकि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सोलर से बिजली उत्पादन के लिए प्रयासरत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विद्युत का हिस्सा कितना है, लगभग 60% है। जल विद्युत का हिस्सा काफ़ी कम है, लगभग 12% है। परमाणु विद्युत तो सबसे ही कम है, लगभग 1.7% है। और इसके अलावा जो गैर पारंपरिक विद्युत का हिस्सा जो है, यानी कि हमारा थर्मल पावर प्लांट, विंड मिल, ये सभी जो हैं ये 27.5% हिस्सा है इनका। ठीक है, ये सभी क्या हैं, गैर पारंपरिक हैं, यानी हमारा नॉन ट्रेडिशनल है। कि जो चेंजेस आए थे कि हम जो थे रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा भी जा रहे हैं, वो ऊर्जा जो ख़त्म नहीं हो रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, या फिर और भी इसमें आते हैं जियो थर्मल एनर्जी, इन सभी चीज़ों पे अभी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि कोल जो है वो ख़त्म हो रहा है, और जब कोयले पे हमारी निर्भरता रहेगी तो सभी विद्युत ऊर्जा जो है वो तापीय ऊर्जा होगी। ठीक है, तो तापीय जो है कोल ख़त्म होने की वजह से तापीय ऊर्जा में भी कमी आएगी, इसलिए हम लोग अपनी डिपेंडेंसी तापीय विद्युत पे कम करके बाकी सभी विद्युत के जो तरीके हैं इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है 1991 में आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था। तो एलपीजी हुआ करता था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलपीजी का फॉर्मूला कब दिया गया था, 1991 में दिया गया था। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ओएनजीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, और पहले इसका नाम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग हुआ करता था, बाद में तेल और प्राकृतिक गैस निगम कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो कुछ खास डेटा नहीं है, फिर भी याद रखिए 1994 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो जीडीपी में हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो हमारा सेवा क्षेत्र करता है, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर नाम से भी पूछ लिया जाता है, या फिर इसको कहा जाता है
तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शरी सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र ये दोनों ही एक ही बात है। इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो सेवा जहाँ प्रदान की जा रही है, कहाँ पे प्रदान की जा रही है? तो यदि आप बैंक में जाते हैं तो बैंक क्या करता है? आपको सेवा प्रदान करता है। आपसे कुछ फॉर्म सबमिट करवा के उसके बाद लेन देन का जो भी लोन प्रदान करना या फिर आप ही का कैश रिटर्न करना, इस तरह की चीज़ें, या FD प्रदान करना, ये सब करता है। ठीक है, बीमा करवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर हैं ये लोग। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट, बस क्या कर रही है? आपको सेवा प्रदान कर रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। संचार जो टेलीकम्युनिकेशन है, या फिर व्यापार ट्रेड, ये सभी चीज़ें क्या होती है? हमारी सेवा क्षेत्र होती है। तो पहला हिस्सा है इसका परिवहन, संचार, व्यापार। दूसरा है बैंकिंग, बीमा या फिर जायदाद, और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, ये सभी क्या होती हैं? सेवा सेक्टर का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि जो नेशनल इनकम है, इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो ये इसका सोर्स है हमारा सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा जो नेशनल आय है वो बढ़ती है। नेक्स्ट है सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी, इसका अर्थ क्या है? तो रिलेटिव पॉवर्टी सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे पॉवर्टी का मतलब होती है निर्धनता। मतलब कोई व्यक्ति निर्धन है या फिर उसमें पैसे की कमी है तो वो निर्धनता कहलाएगा। सापेक्ष की बात कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अपेक्षा में निर्धन है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है, एक व्यक्ति के पास कम पैसा है, तो ये क्या हो जाएंगे? दूसरा व्यक्ति इसके सापेक्ष में क्या है? निर्धन है। यानी कि आर्थिक असमानताएं, मतलब कि इनइक्वालिटी, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसमें इनइक्वालिटीज़ हैं, यही होता है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। जब भी रिलेटिव शब्द आता है, हम किसी के अपेक्षा में किसी के कंपैरिजन कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये होती है हमारी रिलेटिव पॉवर्टी। इसके लिए 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक है लॉरेंस विधि, दूसरी है गिनी गुणांक। ठीक है, तो लॉरेंस लाइन होती है और इसके साथ ही गिनी का जो रेशियो होता है, गुणांक होता है, वो भी कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के विचार को दिया था? ठीक है, तो गरीबी निवारण कैसे हो सकती है? यदि कोई समूह ऐसा बनाया जाए जो कि स्वयं सेवा करे। ठीक है, तो स्वयं सेवा समूह बनाया जाए जिससे गरीबी का निवारण हो सके, ऐसा मोहम्मद यूनुस ने दिया था ऐसा विचार। तो ये जो विचार है ये बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने दिया था। इन्होंने कहा था कि वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह या फिर माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो हैं वो आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, बांग्लादेश में तख्ता पलट भी इन्होंने ही करवाया है। इन्होंने क्या किया? स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स का एक गुस्सा था सरकार के प्रति, उसको और ज़्यादा कह सकते हैं भड़का दिया या उन्हें हेल्प किया, जिसकी वजह से जो शेख हसीना की सरकार थी वो गिर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं और भारत के साथ अभी इनके रिश्ते जो हैं वो थोड़े से तनावपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स इन्होंने दी थी जिससे ये चाइना का ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, ना कि भारत का। ठीक है, तो इन्होंने भारत को ये भी कहा था कि भारत जो है उसका डायरेक्ट संबंध जो है वो समुद्र से नहीं जुड़ता है, उसके लिए वो बांग्लादेश पे निर्भर करता है। तो बे ऑफ बंगाल जो है वो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बांग्लादेश से सटा हुआ है। अदरवाइज़ इंडिया जो है वो एक लैंड लॉक्ड बन जाएगा, मतलब समुद्र से इसका कनेक्शन जो है वो काफ़ी दूर है, बांग्लादेश की वजह से ही वो बन पाता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देने के बाद ये इंडिया के फेवर में कम रहते हैं और चाइना के फेवर में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट जो है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का ज़्यादा विकास हुआ है पिछले दशक के दौरान। ठीक है, पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो होती वो पूरी तरह से कृषि पे निर्भर करती थी। अभी ये कृषि का प्रतिशत जो है वो उतना नहीं रह गया, सर्विस सेक्टर जो है वो भी आगे निकल गया है। तो देखा जाए कि लास्ट आंकड़ा अगर देखा जाए तो 53% है 2021-22 में, जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें जीडीपी का योगदान जो है
मतलब जीडीपी में इसका योगदान जो है वो लगभग 53% है सर्विस सेक्टर का। नेक्स्ट है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे आपको पता चलेगी? इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले राष्ट्रीय आय पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय टोटल जो इनकम है वो इतनी है। टोटल इनकम हो गया मान लीजिए 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। ठीक है, और टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? वो भी 1,00,000 रुपये हो गई, 1,00,000 रुपये। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 1 रुपये हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमें राष्ट्रीय आय पता होनी चाहिए और जनसंख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे हम लोग? राष्ट्रीय आय और डिवाइडेड बाय जनसंख्या। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो ये पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। इस समय ये जब सरकार थी तो इन्होंने कई सारे ऐसे इकोनॉमीज़ में पॉलिसीज़ लाई जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्थिर हो गई। सबसे बड़ा इनका जो योगदान था वो था एलपीजी सिद्धांत का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये वित्त मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने वित्त एज अ प्राइम मिनिस्टर तो काफ़ी बातें इनके बारे में कहा जाता है कि ये अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, ये काफ़ी चुप रहते थे या फिर ये कांग्रेस के इशारों पे ही काम करते थे। बहुत सारी बातें इनके बारे में हुई, इन्होंने अपनी किताब लिखी, इन पे मूवी भी बनाई गई। मनमोहन सिंह को एज अ बहुत वीक कैरेक्टर शो किया गया है, पर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के जब ये वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय में इन्होंने ऐसी कुछ आर्थिक नीति लाई थी जिसकी वजह से जो भारत था उसकी स्थिति जो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी वो धीरे धीरे सुधरने लगी और आज भारत जो है वो बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुका है। ठीक है, तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को, और इनकी मदद की थी मनमोहन सिंह ने, तो इनको आर्थिक सुधारों का अग्रदूत कहा जाता है, पायनियर कहा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और मुझे लगता है कि जो भी इनकी कमियां थी एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको दूर करने के लिए इनका एज अ बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंस मिनिस्टर होना उस चीज़ को ओवरशैडो कर देता है। तो हमें हमेशा अच्छी बातें याद करनी चाहिए, कितने वीक टाइम पे भी इकोनॉमी को इतने अच्छे से निकाला है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट अ पर्सन फॉर द गुड थिंग्स दैट अ पर्सन डू इन हिज लाइफ। ठीक है, तो अच्छी डीड्स हमेशा याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ये होता है कि एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है उसको ग्लोबलाइजेशन का टर्म दिया जाता है। ठीक है, कि एक देश दूसरे देश से कैसा संबंध रख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन, ये सही है। आयात शुल्क में कमी है, वो वैश्वीकरण का ही हिस्सा है। अभी होता क्या है, करेंटली आपने देखा होगा कि यूएसए ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है बहुत सी कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया भी एक है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है, इंडिया पे बहुत सारा टैरिफ लग रहा है, तो इंडिया क्या करेगा, अपना ट्रेड जो है यूएसए के साथ कम करेगा। टैरिफ का अर्थ ये होता है टैक्सेस। ठीक है, तो अगर इंडिया कुछ सामान लेना चाहेगा यूएसए से तो यूएसए जो है वो उस पर कुछ टैक्स लगाएगा। इसके अलावा इंपोर्ट लाइसेंसिंग का रद्द करना। ठीक है, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन या फिर एबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है यदि किसी देश का किसी देश के साथ संबंध अच्छा नहीं है तो वो क्या कर सकता है, लाइसेंसिंग रद्द कर सकता है कि हम इनके साथ व्यापार ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई। तो होता क्या है कि एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो इंक्रीज़ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है बाहरी कंट्रीज से। तो ये भी क्या होता है, वैश्वीकरण का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। मतलब ये होता क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटीज़। ये ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। पब्लिक सेक्टर इक्विटीज़ क्या होती है, किसी देश की होती है और उससे रिलेटेड जो भी कार्य है वो किसी देश से संबंधित होगा। तो यहाँ पे ये हिस्सा जो है वैश्वीकरण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वो क्या होता है? तो यहाँ पे हमने देखा कि टर्शरी सेक्टर ही ज़्यादातर राष्ट्रीय आय को बढ़ा रहा है। तो राष्ट्रीय आय यदि बढ़ी है तो कहीं ना कहीं तृतीय क्षेत्र जो है उसका अंश भी बढ़ा होगा, उसका फ्रैक्शन जो है या उसका रेशियो जो है वो भी बढ़ा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको कहा जाता है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए किसे एक घटक यानी कि अवयव के रूप में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। क्या क्या लिया जाता है? तो ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे पता चलेगी किसी देश की? तो पहले तो वहाँ पे जीडीपी कितना है। ठीक है, तो अमेरिकी डॉलर के में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को ये लिया जाता है। इसके अलावा क्या लिया जाता है? साक्षरता दर। जितना ज़्यादा साक्षर है देश उतना ज़्यादा विकसित हो सकता है, साक्षरता दर। इसके साथ ही जन्म पर जीवन प्रत्याशा को लिया जाता है। क्या नहीं लिया जाता है? तो शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो जो है वो नहीं लिया जाता है, ये इसका आधार नहीं है। ठीक है, ये सभी जो है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ली जाती है। क्या क्या? तो पर कैपिटा इनकम, साथ ही लिटरेसी रेट और जन्म पर जीवन प्रत्याशा, मतलब कितने लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, कितने लोग जो हैं वो जीवित रह रहे हैं इतने वर्ष तक। तो ये क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म पर जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? ठीक है, तो क्या नहीं आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता है। अधिसंरचना क्या होती है? तो ये होती है एक तरह से इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? तो एक आते हैं भौतिक अधिसंरचना, यानी कि हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले नंबर पे आता है। दूसरा आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल में क्या क्या आता है? सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल, वायु, दूरसंचार, ये सभी क्या हैं? ये भौतिक सुविधाएं हैं जो व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तो इसको आर्थिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाएगा। दूसरा सामाजिक में आता है। तो सामाजिक में आता है ये सभी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास, ये सभी क्या है? सामाजिक, सोशल है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें ये सभी आते हैं, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पे सामाजिक में आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, दूरसंचार जो है वो हमारा भौतिक संरचना है या फिर हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दूरसंचार जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना या फिर लाल फीताशाही को हटाना। तो ये तो सही है, लाल फीताशाही मतलब जो सभी देश जो हैं वो खुद को कहते हैं कि हम ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है ये सिर्फ हम ही एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे तेल उत्पादन हुआ या फिर राफेल मिसाइल हुई या जो भी मिसाइल हुई, जो भी हम लोग डिफेंस सेक्टर बाहर कंट्रीज से लेते हैं। तो मेक इन इंडिया की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे हम लोग खुद से ही घर में ही इंडिजीनियस तरीके से जितना भी चीज़ें हैं, जो भी आर्थिक चीज़ें हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते थे उसको दूर करके खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाल फीताशाही को हटाना ये तो सही है। नेक्स्ट है, विनिर्माण की लागत को कम करना। ये भी सही है कि जो चीज़ें जो खर्चा हम लोग खरीदने में कर रहे थे अब वो हम खुद से बनाएंगे, और जब हम खुद से बनाने लगेंगे और एक बार को जब हम बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हमें कम चीज़ें खरीदनी पड़ेगी बाहर से। तो इससे क्या होगा? हमारी लागत भी कम होगी। उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, ये भी सही है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट में कंपटीशन लाएंगे। अभी कोई कंट्री जो है वो मिसाइल बना रही है, हम भी मिसाइल बना रहे हैं, तो अगर हम सस्ता बेचेंगे तो लोग हमसे खरीदना चाहेंगे रादर देन उस कंट्री से। तो उत्पाद में प्रतियोगिता भी बढ़ रही है। तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी? उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो यहाँ पे औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया लाया गया है, सही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाया गया है। इसका मतलब होता है कि जब भी आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, स्टार्टअप सेटअप कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको सरकार जो है वो सहायता देगी।
ठीक है, हो सकता है कुछ इंसेंटिव प्रदान करे या फिर आप पे जो टैक्सेस लगाए जाएँ, जैसे एंजल टैक्स लगता था, एंजल टैक्स, अभी ये एंजल टैक्स क्या है, ये बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ये क्या लगता था, कोई नई कंपनी स्टार्टअप जब शुरू होता था तो उसको इतना टैक्स देना पड़ता था, अभी ये सरकार ने बंद कर दिया है। तो सरकार क्या कर रही है, नए बिजनेस को प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी सही है औद्योगिक विकास के लिए। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा कि औद्योगिक विकास में प्रोत्साहन मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया, नए स्टार्टअप्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न में परिवर्तित हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अभी इंडिया में भी बहुत सारे यूनिकॉर्न हो गए हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज। डिजिटल इंडिया, इंडिया क्या कर रहा है, डिजिटलाइजेशन ला रहा है। ठीक है, तो जो नया इंडिया है अभी ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसमें इंटरनेट की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी है, इंटरनेट ऑफ थिंग पे हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं, IoT जिसको कहा जाता है, और डिजिटल इंडिया हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो क्या है औद्योगिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा, ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए नगरीय सुविधाएं, ठीक है, तो ग्रामीण में भी, रूरल में भी अर्बन जैसी सुविधाएं प्रदान करना, ये प्रारूप था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ये है पूरा की फुल फॉर्म। ठीक है, ये राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विजन 2020 में ये मॉडल जो है दिया गया था। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो असंगठित यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड जो क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट कुछ समय के लिए तो प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनके साथ रहती नहीं है हमेशा। ठीक है, और ना ही इनको काउंट किया जाता है क्योंकि ये असंगठित है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं इनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा या फिर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ये सभी जो है ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रदान किया गया है। तो 2004 में सामाजिक सुरक्षा योजना जो है वो इन लोगों के लिए चलाई गई थी 2004 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, PM ग्रामोदय योजना GY, इसका कौन सा अवयव नहीं है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षा आती है इसमें, प्राथमिक स्वास्थ्य आता है, ग्रामीण सड़क आती है, पोषण नहीं आता है। ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं आता है इसमें, और क्या क्या आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, वाटर, और रहने के लिए घर, आवास, सड़क, साथ ही ग्रामीण विद्युतीकरण। तो ये सभी सुविधाएं जो हैं ये दी जाती है PM यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2000 में शुरू हुई थी, 2000 से 2001 में। और ये जो लास्ट वाला है ग्रामीण विद्युतीकरण, इसको जोड़ा गया था 1 और 2 में। नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, हमें बताना है कौन सा सही है। नेक्स्ट है, कथन कह रहा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती है। ठीक है, सही है। उसके बाद कारण ये कह रहा है केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अदर प्रोग्राम जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इतने सक्सेसफुल रहे हैं जितना सोचा गया था। कारण ये कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनएडिक्वेट रही है, क्योंकि सेंट्रल का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार था कि इसका जो कार्यान्वयन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाया। तो अब देख सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट क्या कर रही है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक कह रहा है कि इसको इतनी सफलता मिल गई जितना सोचा गया था, सही है, और दूसरा कह रहा है कि सरकार जो है वो इसका कार्यान्वयन ही नहीं सही से कर पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। तो A सत्य है परंतु R क्या है, असत्य। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है IRDP कहा जाता है इसको, इसकी शुरुआत जो है वो 1980 में की गई थी। ठीक है, बाद में इसको जवाहर रोजगार योजना के साथ इसको मिला दिया गया था 1989 में। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, पहला चरण। द्वितीय चरण की बात की जाए तो 2020 से 21 और 24-25
ये पूरा जो है ये हम लोगों ने द्वितीय चरण में स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो है 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसकी जो अवधि थी पहले चरण की वो थी 14 से 19 तक। ठीक है, उसके बाद इसको 2020 में लॉन्च किया गया, तो उसकी जो अवधि थी वो थी 2020 से 21 और इसको लेकर 24-25, ये थी इसकी अवधि। नेक्स्ट है IRDP। अभी हमने देखा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा, हमें शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट फॉर्म अगर नहीं याद रखते हैं तो क्वेश्चन वही आ जाता है। ठीक है, कि IRDP कब शुरू किया गया, अभी IRDP ही नहीं पता है कब शुरू किया गया तो छोड़िए। ठीक, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म भी पता होने चाहिए। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण विकास और निर्धनता का निवारण, मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब शुरू किया गया था, 1980 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP कहा जाएगा शॉर्ट में, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। ठीक है, इसको कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और विश्व का प्रथम देश है भारत जिसने ये शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है, इसको प्रारंभ किया गया था, तो 1953 में किया गया था। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में लाया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1953 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मिनिमम जो अनुमानित पेंशन है वो कितनी दी जाती है, तो प्रति माह 3000 की पेंशन जो है वो दी जाती है। ये 2019 में शुरू की गई योजना है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत जो व्यक्ति हैं उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो लाई गई थी। और ये जो कामगार हैं इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए, जिनकी मासिक आय जो है वो 15,000 है या उससे कम है। इन सभी कामगारों के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी कि इन व्यक्तियों को 60 वर्ष की उम्र पूरे होने के बाद 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन जो है वो दिलाया जाएगा। तो इनको करना क्या है, इनको 60 वर्ष की आयु तक एक कुछ अमाउंट पैसे जो है वो जमा करने हैं, और उतना ही सरकार भी जमा करेगी। तो ये दोनों पैसे मिला के, इनके पैसे सरकार अपने पैसे, ये मिलाकर इन्हीं को वापस पेंशन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए, इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब आया था, 2019 में आया था। किस लिए था, तो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार थे उनके लिए था। 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और इनकी जो मिनिमम आय है वो 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, कितना पेंशन मिलेगा, तो 3,000 मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मनरेगा का उद्देश्य है। ठीक है, पहला है परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सही है। सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, एग्जैक्टली नहीं पर फिर भी ठीक है। जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट भी मनरेगा का डायरेक्ट उद्देश्य नहीं है, पर ठीक है कह सकते हैं। ग्रामीण आय को बढ़ाना है, तो ये तो है ही। ठीक है, तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मनरेगा, इसका अर्थ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट अधिनियम। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी ग्रामीण परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, तो इनसे सड़कें बनवाई जाती हैं, नहर, तालाब, कुएं, इन सभी साधनों को का निर्माण कराया जाता है, या फिर इनका क्या कहते हैं, रिपेयरमेंट कराया जाता है। साथ ही मरम्मत करवाई जाती है, भूमि को समतल कराया जाता है, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ये सभी चीज़ें जो है, बाढ़ नियंत्रण, ये सभी योजना में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से डेवलपमेंट भी हो जाएगा उस एरिया का, और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट 100 दिन के लिए तो गारंटी दी जाती है कि इतने दिन का रोजगार दिया जाएगा, और हर दिन का पैसा भी मिलेगा। भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक राज्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। तो संयुक्त क्षेत्र मतलब हमारा जॉइंट एरिया, इसका क्या मतलब है,
तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही यदि सम्मिलित हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा सम्मिलित क्षेत्र। जैसे कि पीपीपी मॉडल का नाम सुना है आपने, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो इसी तरह से पार्टनरशिप क्या होती है, सरकारी मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट जब मिलकर कार्य करते हैं तो वो हो जाता है हमारा संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सरकारी क्षेत्रों का कुछ हिस्सा जो है वो शेयर्स के रूप में सरकार निकालेगी। ठीक है, शेयर्स के रूप में निकाले, जैसे हर चीज़ का शेयर आता है। ओएनजीसी एक गवर्नमेंट है पर ओएनजीसी का शेयर आता है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है जो हमारी नवरत्न कंपनीज़ हैं, महारत्न कंपनीज़ हैं तो ये सरकार के अधीन, पर इनके भी शेयर्स जो हैं वो मार्केट में चलते हैं। तो ये सब क्या होता है, इसमें कुछ पब्लिक पार्टनरशिप भी होती है जिससे क्या होता है कंपनी को फ़ायदा होता रहता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एक संयुक्त क्षेत्र। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कृषि में है। बेकार है मतलब यहाँ पे बेरोजगारी से संबंधित है। तो कृषि ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो रहती है, तो यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कई प्रकार का होता है। डिस्गाइज्ड यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी भी उनमें से एक पार्ट है। तो ये भारतीय कृषि में देखी गई है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो भूमि सुधार यानी कि लैंड रेगुलेशन में क्या शामिल नहीं है, तो बिचौलिए की समाप्ति सही है, सही है। सहकारी कृषि ये भी सही है। भू जोतों का एकत्रीकरण ये भी सही है। ठीक है, क्या शामिल नहीं है वो है किसानों को मकान ऋण। किसानों को जो मकान ऋण है ये भूमि सुधार में शामिल नहीं है। ठीक है, तो भूमि सुधार में क्या क्या आता है, पहले आता है कि जो बिचौलिए थे इनको समाप्त कर दो, क्योंकि ये पैसा खा लेते थे, प्रॉफिट खा लेते थे और किसानों को प्रॉफिट नहीं मिलता था। इसके अलावा काश्तकारी सुधार जो टेनेंसी रिफॉर्म है। ठीक है, कि मान लीजिए ये खेत किसी और का है और इसमें कार्य करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, तो यहाँ पे टेनेंसी वाला एक्ट लगेगा, काश्तकारी लगेगा, तो इसको सुधार करना। ठीक है, मालिकाना हक प्रदान करना, इनके लिए नियम बनाना, सुरक्षा प्रदान करना, इसी तरह से। इसके अलावा कृषि का पुनर्गठन, तो जिसमें भूमि आती है, भूजोत आते हैं, इनका एकत्रीकरण, चकबंदी और साथ ही सहकारी खेती जो है ये सभी शामिल है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो हरित क्रांति बीजों की उच्च पैदावार के इसमें सही है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक कीटनाशक ये भी सही है और इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कि ये सभी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सभी जो हैं वो शामिल हैं हमारे हरित क्रांति में। कब आई थी, 1966 में, 1966 में आई थी। तो बीजों की उच्चतम पैदावार ज़रूरी है, उर्वरक ज़रूरी है, कीटनाशक दवाएं ज़रूरी हैं, पर्याप्त सिंचाई सुविधा ज़रूरी है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, चारों तत्व आवश्यक हैं। लेकिन अगर इनमें से पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण क्या है इनमें से, तो वो है हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स, आई थिंक इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही किया गया है। नेक्स्ट है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। ठीक है, तो विभाजन के कारण जूट और रुई उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा है कि जूट ज़्यादातर कहाँ होता है, तो हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन, असम वाला रीजन और बांग्लादेश वाले रीजन में यहाँ पे जूट होता है। ठीक है, तो जूट का उत्पादन क्षेत्र जो है वो वर्तमान बांग्लादेश में हो गया है। तो जब हमारा विभाजन हुआ तो बांग्लादेश जब अलग हुआ तो ये जूट और रुई का उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, तो यहाँ पे कपड़ा उद्योग जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग क्या है, तो कपास सबसे पुराना है ये। ठीक है, सबसे प्राचीन है कपास का उद्योग। और सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में कहाँ पाए, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र का केंद्र माना जाता है। तमिलनाडु में कुल मिलों का 40% है। ठीक है, और कोयम्बटूर में पाया जाता है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, मोड वैट।
जिसको वैट के नाम से जान सकते हैं, वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि अप्रैल 2001 में कार्यान्वित होगा मतलब ये पुराना क्वेश्चन है, प्रतिस्थापित करता है किसको? तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब नहीं लगा था, जीएसटी जब नहीं था, तो उससे पहले वैट हुआ करता था, ठीक है। तो ये एक तरह से सभी को प्रतिपादित करेगा, यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एल के झा, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, एल के झा कमेटी जो थी 1981 में आई थी, इन्होंने बजट में वैट को संशोधित प्रणाली में मॉडिफाइड वैट के नाम से लाया था 1986 में मॉड वैट मतलब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स को लाया गया था, ठीक है। 2005 में वैट को लागू किया गया था और 2017 में वैट को हटाकर जीएसटी जो है वो लागू कर दिया गया, ठीक है। तो जीएसटी टैक्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जीएसटी जो है वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह है, तो यहाँ पे है भार, ह्रास, मूलक, ठीक है। या ऑप्शन हमारा सही हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा वीट लॉस रेडिकल, ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्री जो होती है वो डिपेंड करती है, इसको हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चंस किए हैं इसको आप लोग रिवाइज़ करिएगा, जो भी आपसे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा और अपनी पढ़ाई जो है वो ढंग से करते रहिए। और शॉर्ट नोट्स जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है उसको शॉर्ट नोट्स की तरह लिखते रहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।